हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेच। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने नर्मदा घाटी को पढ़ लिया था और साथ ही साथ विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम छोटा नागपुर के पठार, दंडकरण्य पठार और गड़जात पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो छोटा नागपुर पठार का बात करने से पहले हम सबसे पहले इसके लोकेशन को समझेंगे मैप के माध्यम से कि यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है और इसका विस्तार किस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मैप के माध्यम से छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो ये हमारा रहा भारत का मैप। ये पूरा जो दिख रहा है ये आपका भारत का मैप है। इसमें छोटा नागपुर का पठार इस हिस्से में स्थित है, मतलब भारत का जो पूर्वी और इलाका है, पूर्वी क्षेत्र, वहां पे इस हिस्से में। और छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वह मुख्य रूप से आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी इसका विस्तार हुआ है। जैसे इधर उत्तर की ओर, झारखंड के उत्तर में आपको बिहार मिलेगा, बिहार में इसका विस्तार कुछ देखने को मिलेगा। आपका दक्षिण की ओर उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा में इसका कुछ विस्तार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर पठार की बात करें तो इसका जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इधर आपको झारखंड में राजमहल की पहाड़ी मिलेगी, तो इधर आपको ये राजमहल का पहाड़ी, ये वाला क्षेत्र, ये उत्तर। तो छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये आपका राजमहल की पहाड़ी है। ये पूरा हिस्सा, ये आपका पूरा ये छोटा नागपुर का पठार है। ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार के इधर पश्चिम और इधर यानी उत्तर पश्चिम, इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर पठार के आपका पश्चिमी हिस्से में मैकाल पर्वत देखने को मिलेगा। और मैकाल पर्वत से आपको एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी जिसका नाम है महानदी, जो उड़ीसा की ओर आती है। और महानदी का जो आसपास का क्षेत्र है, ये महानदी है। तो महानदी का जो आसपास का एरिया है, आसपास का क्षेत्र, वह कहलाता है महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन हो गया। और ये जो महानदी निकलती है मैकाल से, ये महानदी उड़ीसा की ओर आती है और यह गड़जात पहाड़ियों से होकर गुजरती है। जो महानदी बेसिन है वो आपका गड़जात पहाड़ियों से होकर गुजरती है महानदी। और ये नदी आपका उड़ीसा की ओर आते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और गड़जात की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गड़जात की पहाड़ी आपका उड़ीसा में स्थित है। गड़जात की पहाड़ियों के नीचे यानी दक्षिण की ओर आपको मिलेगा दंडकरण्य पठार। ये रहा दंडकरण्य पठार, ये गड़जात पहाड़ी के नीचे दंडकरण्य पठार। दंडकरण्य पठार का विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें? तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और रही बात मैकाल की, मैकाल पर्वत की, तो मैकाल का मुख्य रूप से विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है, बाकी अधिकतर हिस्सा आपको इसका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर पठार का जो है अधिकतर हिस्सा आपका झारखंड में मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्सा इसका आपका बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। तो ये तो हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझ लिया छोटा नागपुर पठार के बारे में कि कहाँ पे क्या है। अब हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा रहा छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर पठार के विस्तार की, कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार किस प्रकार से हुआ है। तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से हमें झारखंड में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका जो पड़ोसी राज्य है वहां भी देखने को मिलता है। तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य में? तो झारखंड का पड़ोसी राज्य आपको उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन तीनों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है छोटा नागपुर पठार का। अब ये तो हो गया आपका विस्तार छोटा नागपुर पठार का कि किस किस राज्य में है। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और बिहार में है छोटा नागपुर पठार का विस्तार। अब आगे हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार का जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से 650 मीटर ऊंचा है। कितना है? समुद्र तल से 650 मीटर ऊंचा। ये देखिए इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई हुआ है 650 मीटर ऊंचा। और छोटा नागपुर पठार का जो सबसे ऊंचा स्थान है, जो सर्वोच्च शिखर है, वह है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ, सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, जो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड राज्य में एक जिला है गिरिडीह, वहां पे आपको पारसनाथ देखने को मिलेगा। पारसनाथ की जो ऊंचाई है वह है 1365 मीटर। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। तो यहां से हमने छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई की भी बात कर ली। इसमें क्या जाना? तो छोटा नागपुर पठार की जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से, इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है
और इस क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा स्थान है, जो सर्वोच्च शिखर है, वह पारसनाथ है। और पारसनाथ आपका झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में स्थित है और पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। यहां तक क्लियर हो गया। अब तो ये हो गया छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई। अब बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के विभाजन की, कि छोटा नागपुर पठार का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो छोटा नागपुर पठार के विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फिगर के बारे में। तो ये फिगर हमारा रहा छोटा नागपुर पठार का फिगर। छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से आपका झारखंड में फैला हुआ, ये तो हम लोग समझ लें। झारखंड के पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, उसके बाद इसके उत्तर में आपको बिहार मिलेगा, इसके दक्षिण में आपको उड़ीसा मिलेगा और इसके पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। और इस हिस्से में यानी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जिधर गढ़वा है उधर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो ये हमारा झारखंड हो गया। तो झारखंड का जो पठारी इलाका है छोटा नागपुर का पठार, इसके विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर पठार जो है इसके बीचों बीच से एक नदी जाती है, एक नदी गुजरती है ये, और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो जो छोटा नागपुर पठार है ये वाला पूरा हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा, इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर नदी। यहाँ से शुरू होती है, कुछ इस प्रकार से गुजरती है और एक इधर पूर्वी ओर यानी पश्चिम बंगाल की ओर जाती है। और ये जो नदी है दामोदर नदी, ये इस पूरे छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। ये बीचों बीच से गुजर रही है दामोदर नदी, तो छोटा नागपुर पठार क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये बांटती है, जो उत्तर वाला क्षेत्र होता है वह कहलाता है हजारीबाग पठार, और जो आपका नीचे वाला दक्षिण वाला क्षेत्र होता है वह कहलाता है रांची का पठार। तो जो दामोदर नदी है वह बीच से गुजरती है छोटा नागपुर पठार के, इसको दो भागों में बांट दी, एक कहलाया हजारीबाग पठार और एक कहलाया आपका रांची का पठार। आगे बात करें तो जो ये छोटा नागपुर पठार है इसका जो इस हिस्से में ये हिस्सा राजमहल की पहाड़ी, हम लोग बात की थी मैप में कि जो उत्तर पूर्वी इलाका है झारखंड का, उधर आपको राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलती है। और राजमहल की पहाड़ी आपका है लावा क्षेत्र, लावा निर्मित क्षेत्र। कैसा है, लावा निर्मित क्षेत्र, और इसमें लाल मिट्टी पाया जाता है। क्या, इसमें लाल मिट्टी पाया जाता है। इस क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। बात करते हैं इधर आपका झारखंड का इस और किस और, तो झारखंड का आपका उत्तर पश्चिमी इलाका जिधर पलामू गढ़वा है, उधर आपको झारखंड में विंध्य चट्टान मिलेगा। विंध्य चट्टान पलामू गढ़वा वाले क्षेत्र में झारखंड में कैसा मिलेगा, विंध्य चट्टान। और विंध्य चट्टान के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पिछले क्लास में ही पढ़े थे, विंध्य पर्वत वहां पढ़े थे विंध्य चट्टान। तो विंध्य चट्टान में हमें मिलते हैं अधात्विक खनिज, जो खनिज भवन निर्माण में काम आते हैं वैसे खनिज आपको विंध्य चट्टान में देखने को मिलते हैं। जैसे हो गया चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, इस तरह के आपके खनिज देखने को मिलते हैं, अधात्विक खनिज जो आपका भवन निर्माण में काम आते हैं। तो उस प्रकार की चीजें आपको इधर पलामू गढ़वा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद छोटा नागपुर पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है इधर भी आपको लावा निर्मित क्षेत्र मिलेगा। पश्चिमी हिस्से में लावा निर्मित क्षेत्र, एक तो इधर है उत्तर पूर्वी इलाका राजमहल साइड, इधर भी आपको लावा निर्मित क्षेत्र है। और आपको इधर भी मिलेगा पश्चिमी और छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी हिस्सा, इस हिस्से में ये पूरा हिस्सा आपका लावा निर्मित क्षेत्र है। और इसको बोला जाता है पार्टलैंड यानी पाट क्षेत्र। क्या बोला था, इसको बोला जाता है पार्टलैंड, पाट क्षेत्र। इधर आपका विंध्य चट्टान और इधर आपका हो गया राजमहल की पहाड़ी, लावा क्षेत्र, लाल मिट्टी। यहाँ तक के लिए अब बात करते हैं ये जो पूरा क्षेत्र है हजारीबाग पठार, बाकी जो बच गया हजारीबाग पठार, इधर मिलता है आपको आर्कियन चट्टान। कैसा चट्टान मिलता है, आर्कियन क्रम की चट्टान मिलता है। और इस तरह के चट्टान में आपको किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, तो ग्रेनाइट, नीस, इस प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आर्कियन क्रम के चट्टानों में। अब आगे बात करते हैं इधर रांची के पठार वाले क्षेत्र में। तो इधर झारखंड का जो ये हिस्सा है सिंहभूम क्षेत्र, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र दक्षिण पूर्वी इलाका, इधर सिंहभूम क्षेत्र में आपको मिलेगा धारवाड़ चट्टान। और धारवाड़ चट्टान में किस तरह खनिज पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोह अयस्क हो गया, लोहा वगैरह, इस प्रकार की चीजें आपको आयरन आपको सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर धारवाड़ चट्टान मिलता है। आपका रांची के पठार वाला जो हिस्सा इधर छोटा नागपुर का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी क्षेत्र, इधर आपको कुछ मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, कुछ मैदानी आपका क्षेत्र है। और जो ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी यहाँ से गुजरी, तो दामोदर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, दामोदर नदी के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दामोदर नदी के आसपास का, इस पूरे क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान जहां पाई जाती है वहां क्या अधिक मिलता है, तो वहां अधिक मिलता है कोयला। यानी दामोदर वाले क्षेत्र में, दामोदर के आसपास वाले क्षेत्र में
हमें बहुत अधिक मात्रा में कोयला देखने को मिलता है, कोयला पाया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इधर गोंडवाना क्रम की चट्टान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने छोटा नागपुर पठार के विभाजन को भी समझ लिया कि किस प्रकार से छोटा नागपुर पठार का विभाजन है। पहला तो ये दो भाग में है, दामोदर नदी दो भाग बांटा है इसको, हजारीबाग पठार, रांची का पठार। और क्या है तो इधर आपका राजमहल की पहाड़ी है, लावा क्षेत्र है, और लावा निर्मित क्षेत्र आपका पाट क्षेत्र भी है। इधर आपका बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिलता है, बॉक्साइट आपको इस पाट क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इधर लाल मिट्टी मिलेगा। बाकी हजारीबाग पठार में आपको आर्किन क्रम का चट्टान मिलेगा, जिधर आपको ग्रेनाइट नीच देखने को मिलेगा। बाकी जो पलामू वाला क्षेत्र है उधर विंध्य चट्टान मिलेगा। बाकी रांची के पठार में कुछ हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा है इधर आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। बाकी सिंहभूम वाला क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलेगी, जिसमें आपको आयरन लौह अयस्क ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा पाया जाता है। बाकी जो दामोदर घाटी, दामोदर नदी वाला क्षेत्र है, ये आपका हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान, जहां आपको कोयला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर पठार का विभाजन हुआ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के अपवाह तंत्र की, कि छोटा नागपुर की नदियां किस प्रकार से हैं और उनकी ढाल किधर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा रहा छोटा नागपुर पठार का अपवाह तंत्र। यहाँ पे भी हमने एक फिगर बनाया है जिसमें हमने नदियों को समझाया है कि छोटा नागपुर पठार का नदी जो है किस प्रकार से इसका बहाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बीच से गया वो दामोदर नदी है, जो पश्चिम बंगाल की ओर जाती है बीच से। तो ये हमारा दामोदर नदी है, और दामोदर नदी दो भागों में बांट रही है छोटा नागपुर पठार को। एक तो आपका हजारीबाग का पठार और एक आपका हो गया रांची का पठार। हजारीबाग पठार से कुछ नदियां बनती है, तो जो हजारीबाग पठार है उसका ढाल कुछ इस प्रकार है, इधर है, इधर इस प्रकार से आपको ढाल मिलेगा। हजारीबाग पठार का ढाल इधर मिलेगा। तो हजारीबाग पठार से जितनी नदियां बहेंगी उनका ढाल आपका इधर दामोदर नदी की ओर है, जहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ इस हिस्से में देखिए, इधर से आपको बराकर नदी आएगी, तो बराकर आपको इधर दामोदर में मिल जाती है। फिर बोकारो नदी इधर दामोदर में मिलेगी, कोनार दामोदर में मिलेगी। तो जितनी नदियां हैं आपको दामोदर की ओर आती हुई दिखाई देगी। ऐसे नदियों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस होना चाहिए छोटा नागपुर पठार, कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, वहाँ किस प्रकार से क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं नदियों को, कि छोटा नागपुर पठार में किस प्रकार से नदियों का बहाव होता है, किधर इसका ढाल है, इस तरह की बातें अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन नदियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय हम लोग बात करेंगे नदियों का विस्तार से। तो अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि छोटा नागपुर पठार का जीवन यहाँ पे किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से यहाँ पे नदियों का बहाव है, किधर इसका ढाल है, किधर नदियां किधर बह के जाती हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो हजारीबाग पठार है, इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां वो किधर आ रही है, दामोदर नदी की, इधर दामोदर नदी, यानी इसका ढाल कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हजारीबाग पठार का ढाल इधर इस ओर है। बाकी रांची के पठार की बात करें तो रांची के पठार की ढाल आपका दामोदर की ओर नहीं है, इसका ढाल आपको मिलेगा इधर, किधर, बंगाल की खाड़ी की ओर, ये इस प्रकार से इधर इस क्षेत्र में, ये भी इस क्षेत्र में है, इधर से ढाल है। और बाकी जो रांची का पठार है उसका भी ढाल कुछ इस प्रकार से। और रांची के पठार में देखिए इधर नदी बह रही है, पहला आपका इधर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, ये देखिए ये आपका स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो आपका स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद आगे इधर देखिए बैतरनी नदी है, फिर आगे यहाँ पे ब्राह्मणी नदी है, फिर आपका ऋषिकुल्या नदी है। इस प्रकार से कई सारी नदियां हैं, आपका उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, इस प्रकार की बहुत सारी नदियां हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका रांची के पठार का ढाल इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी की ओर, और जो आपका हजारीबाग पठार है उसका ढाल आपको मिलेगा दामोदर नदी की ओर, ताकि जो है यहाँ से आपको जितनी भी नदियां हैं हजारीबाग पठार की वो सभी दामोदर की ओर आती है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपवाह तंत्र को समझ लिया कि किस प्रकार से इसका अपवाह तंत्र है, कौन सी नदी किधर बहती है। तो हजारीबाग पठार की जो नदियां हैं वो बहती है दामोदर की ओर, और जो रांची का पठार की नदियां हैं वो बहती है बंगाल की खाड़ी की ओर। और जो स्वर्ण रेखा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, ये कहीं मिलती नहीं, डायरेक्ट जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है स्वर्ण रेखा नदी। तो इस प्रकार से लोगों ने नदियों के बारे में समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में। उससे पहले एक थोड़ा सा ये इसको भी समझ लेते हैं। जो छोटा नागपुर पठार है उसका जो पश्चिमी और आपको मैकाल पर्वत देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ भी बात किया। तो मैकाल पर्वत से ही एक नदी निकलती है, महानदी, जो उड़ीसा की ओर आती है, और उड़ीसा की ओर आते हुए इधर आपका बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये आपका मैकाल से निकलती है महानदी। तो ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक।
अब दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो दामोदर नदी है ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती थी, बहुत भयानक, बहुत खतरनाक बाढ़ लाती थी, बहुत तबाही मचाती थी। अब ये बाढ़ कैसे लाती थी तो थोड़ा सा आप समझिए इस फिगर के माध्यम से। यहाँ देखिए आपका ये जो फिगर है ये वाला पूरा आप दिख रहे होगा आपको। इस फिगर में ये आपका झारखंड वाला हिस्सा है और ये आपका बंगाल वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल। झारखंड ऊंचा स्थान में है, पठारी क्षेत्र है। झारखंड क्या है? छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है ना, तो झारखंड पठारी क्षेत्र है तो ऊंचे स्थान पे है। और आपका वेस्ट बंगाल नीचे है, ये क्या है? मैदानी क्षेत्र। झारखंड है पठारी क्षेत्र और झारखंड का पूर्वी और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका है मैदानी क्षेत्र। और इसीलिए जब झारखंड से ये जो दामोदर नदी बंगाल की ओर आती है, पश्चिम बंगाल की ओर, इस प्रकार से दामोदर नदी जब पश्चिम बंगाल की ओर आती है तो जैसे ही एंट्री करती है पश्चिम बंगाल में तो इसको तेज ढाल मिल जाता है, तीव्र ढाल। यहाँ से इसको तेज ढाल मिलता है। अब तेज ढाल मिलता है तो पढ़े हैं पहले से, अगर आप हमारा पुराना वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आता ही होगा कि जब तेज ढाल मिलता है तो नदी फिर आसपास के एरिया को थोड़ी छोड़ेगी, बहा के पूरा बाढ़ फैला के पूरा बर्बाद कर देगी। क्या करेगी? पूरा बर्बाद करेगी, तबाही मचा देगी। तो जो झारखंड से सटा हुआ जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसमें बहुत भयानक बाढ़ लाती थी, बहुत तबाही मचाती थी। तो अब इस तबाही को रोके कैसे? तो ये जो तबाही लाती थी इसीलिए इसको बोला गया बंगाल का शोक। शोक मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ। दुख होता है शोक मनाना, दुखी मनाना। तो बंगाल में तबाही मचाती थी इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा गया, दामोदर नदी। तो अब जो तबाही मचाती थी दामोदर नदी, इसको रोका कैसा जाए, कैसे रोका जाए? इसको रोकने का कुछ तो उपाय किया जाना चाहिए ना। तो इसको रोकने का एक उपाय किया गया। क्या उपाय किया गया? तो इसी को रोकने के लिए लाया गया दामोदर घाटी परियोजना। क्या लाया गया? दामोदर घाटी परियोजना। अब हम लोग समझते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। क्या आखिर दामोदर घाटी परियोजना क्या है, ये किस प्रकार से बाढ़ कंट्रोल किया, दामोदर नदी का जो बाढ़ है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया, इसमें क्या क्या चीजें, और ये लाया, इसका लाने का क्या मतलब, कैसे लाया गया, इसका मतलब सोच क्या था, कहां से दामोदर घाटी परियोजना की सोच आई, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दामोदर घाटी परियोजना की, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की। तो दामोदर नदी जिस प्रकार से बाढ़ लाती थी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक नदी थी जो बाढ़ लाती थी बहुत भयानक, और उस नदी का नाम था टेनेसी नदी। टेनेसी नदी आपका मिसिसिपी की सहायक नदी थी। मिसिसिपी जो नदी थी उसकी सहायक नदी थी टेनेसी नदी। अब ये टेनेसी नदी कहाँ है और मिसिसिपी नदी कहाँ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं मैप में। तो ये हमारा मैप रहा कुछ इस प्रकार से है, उत्तरी अमेरिका का मैप। उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका 7 महादेश है, तो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका मैप है ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इसमें आपको यहाँ से, इस क्षेत्र से आपको इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलेगा, यूएसए। ऊपर में आपको कनाडा मिलेगा, उत्तर की ओर, यूएसए के उत्तर की ओर कनाडा मिलेगा। और ये जो पूंछ वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पूंछ वाला आपका मैक्सिको वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कुछ उत्तरी अमेरिका का आपको फिगर मैप देखने को मिलेगा। इसी में जो यूएसए वाला क्षेत्र है, इसी में इधर से आती है नदी जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है टेनेसी नदी। और ये टेनेसी नदी कहाँ मिलती है जाके? मिसिसिपी नदी में, यानी मिसिसिपी की सहायक नदी टेनेसी नदी। तो ये जो टेनेसी नदी है यही क्या करती थी, अमेरिका में बहुत जबरदस्त बाढ़ लाती थी। तब अमेरिका परेशान था इसके बाढ़ से। तब भाई टेनेसी नदी के पानी को कैसे रोका जाए, इसके बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ उपाय लाएंगे। और इसका उपाय लाने वाले थे एक इंजीनियर साहब, और वो इंजीनियर थे हॉलैंड के। हॉलैंड के इंजीनियर साहब ने एक उपाय लाया 1933 में। और कौन सा उपाय लाया? तो लाया टेनेसी परियोजना। क्या लाया? टेनेसी परियोजना। तो हॉलैंड के एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक उपाय लाया 1933 में। इसलिए उपाय लाया तो टेनेसी नदी जो बाढ़ आती थी उसको कंट्रोल करने का उपाय लाया। और उसमें क्या उपाय लाया? तो टेनेसी परियोजना लाया। अब ये टेनेसी परियोजना क्या थी? तो टेनेसी परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ, जो हॉलैंड के इंजीनियर थे इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत टेनेसी नदी में बांध बनाए जाएंगे, जगह जगह पे बांध बनाए जाएंगे और पानी को स्टोर किया जाएगा डैम बना के। टेनेसी नदी में डैम बना देंगे और पानी को स्टोर कर लेंगे, और पानी को स्टोर कर लेंगे, और पानी जब स्टोर हो जाएगा तो जो नदी का बहाव है, उस नदी का जो पानी का बहाव है उसको लोग कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे, जिससे बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। बाढ़ की समस्या खत्म हो गई। और डैम बनाने से और क्या फायदा हो जाएगा? तो डैम बनाने से क्या फायदा हो जाएगा कि जिस क्षेत्र में पानी का समस्या है तो उस डैम के जरिए नहर बना के उस क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जा सकते हैं।
जिससे वहां क्या होगा, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में पानी की समस्या है वहां उसमें कृषि की व्यवस्था हो जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, पीने का जल मिल जाएगा। साथ ही साथ इन डैमों में क्या हो जाएगा, बिजली का उत्पादन भी हम लोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने टेनेसी परियोजना ला दिया। ये तो हो गया टेनेसी के लिए, टेनेसी में बाढ़ आती थी उसके लिए। इसी प्रकार से हॉलैंड के जिस इंजीनियर ने टेनेसी परियोजना लाया, उसी इंजीनियर ने दामोदर नदी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए भी क्या एक परियोजना लाया। क्या लाया, एक परियोजना। वो यही इंजीनियर थे। टेनेसी परियोजना जिन्होंने लाया वही हॉलैंड के इंजीनियर क्या किए, दामोदर घाटी परियोजना को लाए, दामोदर के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। 1933 में इन्होंने टेनेसी परियोजना लाया और 1948 में, कब, 1948 में भारत में दामोदर घाटी परियोजना को लेके आए। अब दामोदर घाटी परियोजना में इन्होंने क्या किया, तो दामोदर घाटी परियोजना में इन्होंने कई सारे बांध बनाए। क्या किए, दामोदर घाटी परियोजना में इन्होंने कई सारे बांध बनाए। जैसे कि अब कौन कौन से बांध बनाए, थोड़ा सा हम लोग उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बराकर नदी है, बराकर नदी में एक बांध बना इस हिस्से में, जिसका नाम था तिलैया डैम, तिलैया बांध। उसके बाद बराकर और दामोदर नदी के संगम पे आपको मिलेगा मैथेन डैम, मैथेन बांध। उसके बाद कोनार नदी में आपको कोनार डैम मिलेगा। तो इस प्रकार से भारत में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत इस झारखंड वाले हिस्से में दामोदर नदी और उनकी सहायक नदियों में क्या किया गया, कई सारे बांध बनाए गए। आपका तिलैया बांध, आपका हो गया मैथेन बांध, आपका हो गया कोनार डैम, पंचेत बांध, तेनुघाट डैम, तेनुघाट बांध। तो इस प्रकार के बहुत सारे बांध बनाए गए। इसमें क्या हुआ, बांध बना के इसके सहायक नदी दामोदर नदी और इनके सहायक नदियों के पानी को कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया और उसके बहाव में नियंत्रण कर लिया गया। अब बहाव में नियंत्रण कर लिया गया तो जो बंगाल में बाढ़ आती थी, अब वो बाढ़ की समस्या नहीं रही। कंट्रोल में पानी जाने लगा तो बाढ़ की समस्या नहीं रही। बाढ़ की समस्या से इसको प्रॉब्लम से हटा तो दिया बंगाल को, साथ ही इसको लाभ भी मिलने लगा। क्या, जो नदी बाढ़ लाती थी बंगाल में, अब वही नदी क्या करने लगी, वहां के लोग के लिए जीवन जीने का, जीवन यापन करने का एक साधन बन गई। लोग कृषि करने लगे उसी नदी के जल से, तरह तरह का व्यवस्था हो गया। और जब यह दामोदर घाटी परियोजना बना तो इसमें जो डैम बना गया उसमें क्या हो गया, बिजली का उत्पादन होने लगा और वह बिजली आपका पश्चिम बंगाल में भी जाने लगा। तो दामोदर घाटी परियोजना बनने से पश्चिम बंगाल को कई सारे लाभ मिले। एक तो जल से यहाँ कृषि होने लगी, क्योंकि अब पानी नियंत्रण में था तो वहां का पानी का यूज, दामोदर नदी का जो पानी था उसका यूज करने लगे लोग। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जितने डैम बनाए गए, डैम में आपका जो बिजली उत्पादन होता था, उस बिजली उत्पादन आपका, उसका लाभ आपको बंगाल को मिलने लगा, पश्चिम बंगाल को भी, झारखंड को भी मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लाभ इसको पहुंचाए गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस दामोदर घाटी परियोजना को भी समझ लिया। इस हिस्से को दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इसी प्रकार से लाया गया। क्यों, तो दामोदर नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ, कई सारे बांध बनाए गए जिसका उपयोग बहु उद्देश्य के लिए किया जाने लगा, मतलब सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, पीने के लिए, उसके बाद विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। लेकिन कई सारे काम यहाँ से होने लगे। तो इस प्रकार से आपने दामोदर घाटी परियोजना को भी समझ लिया कि ये 1948 में लाया गया था हॉलैंड के एक इंजीनियर के द्वारा, जिन्होंने 1933 में टेनेसी परियोजना लाया था। उन्होंने ही आपका 1948 में भारत में दामोदर घाटी परियोजना को लाया। अब आगे बात करते हैं। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। तो जब ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती थी, तबाही मचाती थी, तो उस समय इसको कहा जाता था बंगाल का शोक। लेकिन अब बाढ़ नहीं लाती है तो अब इसको क्या कहा जाता है वर्तमान में, लाइफ लाइन ऑफ बंगाल, क्योंकि यह बंगाल के लिए बहुत फायदेमंद हो गई। यहाँ का पानी का यूज बंगाल करता है, कृषि के लिए करता है, पीने के लिए करता है, हर चीज के लिए करता है। साथ ही साथ दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी, उनकी सहायक नदियों में जो बना है आपका डैम, उससे जो बिजली उत्पादन होता है उसका लाभ आपका पश्चिम बंगाल भी लेता है। तो इस प्रकार से इसको बोला गया लाइफ लाइन ऑफ बंगाल। पहले बोला जाता था बंगाल का शोक, अब बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जीवन रेखा। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। लाइफ लाइन ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। बंगाल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। इस प्रकार के कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा छोटा नागपुर पठार के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले तो मैप से बात की कि भारत के किस हिस्से में छोटा नागपुर पठार का विस्तार हुआ है और कितना विस्तार हुआ, इसके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या मिलता है, इसके बारे में भी बात की। तो हम लोगों ने छोटा नागपुर पठार के विस्तार मैप के माध्यम से समझा। उसके बाद हम लोगों ने ऊंचाई की बात की कि छोटा नागपुर का जो पठार उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में बात करी। उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा स्थान क्या है उसके बारे में बात की। साथ ही साथ हम लोगों ने
छोटा नागपुर पठार के विभाजन की बात की है कि छोटा नागपुर पठार का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में लोगों ने चर्चा की। छोटा नागपुर पठार के अपवाह तंत्र के बारे में बात की कि वहां नदियों का किस प्रकार से विस्तार है और कौन सी नदी किधर बहती है, उसका ढाल किधर है, पठार का जो ढाल है उसका ढाल किधर है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद उसी के अंतर्गत हम लोगों ने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा कि दामोदर घाटी परियोजना क्या है, क्यों लाया गया था, इसका लाने का कारण क्या था, किसने लाया था और इससे क्या क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अभी छोटा नागपुर पठार से हमें और भी सारी चीजें पढ़नी है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है छोटा नागपुर पठार में। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।